अप्रैल 26, 1986 रात के 1:23 और 40 सेकंड। यूक्रेन का प्रिप्यात शहर। एक उंगली आगे बढ़ती है और इस बटन को दबा देती है। नाम AZ-5, रिएक्टर को शांत करने का आखिरी रास्ता। लेकिन ठीक इसके 5 सेकंड बाद रिएक्टर नंबर 4 अपनी ही जमीन को फाड़कर हवा में उड़ गया। 1200 टन का कंक्रीट का ढक्कन ताश के पत्ते की तरह हवा में उछल गया और ठीक इसी धमाके के साथ हवा में एक बेहद खूबसूरत नीली रोशनी तैरने लगी। इतनी खूबसूरत कि पास के शहर के लोग इसे देखने छतों पर आ गए। पर वो मासूम नहीं जानते थे कि वो जिसे देख रहे थे वो कोई लाइट नहीं, साक्षात रेडिएशन था। एक ऐसा अदृश्य कातिल जो उनके सेल्स को उसी सेकंड जिंदा जला रहा था। पर सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ? इस बेगुनाह शहर की पीठ में ये खंजर किसने घोंपा? इस तबाही के पीछे आखिर किसका हाथ था? यह जानने के लिए हमें वक्त का पहिया घुमाकर ठीक 10 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। 25 अप्रैल दोपहर के ठीक 2 बजे प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट होना था। सब कुछ तय था, लेकिन तभी मॉस्को के ग्रिड कंट्रोलर का फोन आता है। अभी बिजली की शॉर्टेज है, टेस्ट को रात तक रोक दो। और इसी एक कॉल ने मौत का रास्ता खोल दिया। रात के 12 बजे दिन के सीनियर और एक्सपर्ट इंजीनियर्स घर जा चुके थे। अब जो नाइट शिफ्ट आई थी उन्हें इस टेस्ट का कोई अंदाजा नहीं था। इस पूरी शिफ्ट को कमांड कर रहा था एक सनकी और अडियल अफसर अनातोली द्यातलोव। टेस्ट जैसे ही शुरू हुआ, रिएक्टर का पावर लेवल खतरनाक रूप से गिरने लगा। कंप्यूटर पर अलार्म बजने लगे कि रिएक्टर अनस्टेबल है, तुरंत बंद करो। जूनियर इंजीनियर्स ने द्यातलोव के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। सर, हाथ जोड़ते हैं, रुक जाइए, रिएक्टर फट जाएगा। लेकिन द्यातलोव को अपनी नौकरी और सरकारी मेडल प्यारे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, टेस्ट पूरा होगा। और अपनी सनक में उसने रिएक्टर के सारे ऑटोमेटिक इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स को मैन्युअली डिस्कनेक्ट करवा दिया। द्यातलोव के आदेश पर जैसे ही सारे सेफ्टी सिस्टम्स को काटा गया, रिएक्टर नंबर 4 के पेट में जल रहा यूरेनियम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पानी भाप बन रहा था और वो भाप लोहे की मोटी दीवारों को फाड़ने के लिए मचल रही थी। अब कंप्यूटर भी द्यातलोव के वश में नहीं था। रिएक्टर के अंदर का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि उसके ऊपर रखे 350 किलो के लोहे के ब्लॉक हवा में सिक्कों की तरह उछलने लगे थे। मशीनें इंसानों से बगावत कर चुकी थी। पूरा कमरा कांप रहा था, सायरन चीख रहे थे। जूनियर इंजीनियर्स के चेहरे का खून सूख चुका था। अब द्यातलोव के चेहरे पर भी घमंड की जगह मौत का खौफ साफ दिख रहा था। समय हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था और इसी खौफ के साथ घड़ी की सुइयां आकर टिक गईं ठीक उसी पर्टिकुलर टाइम पर, रात के 1:23 पर। जब द्यातलोव को भी समझ आ गया कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, उसने चीख कर कहा, AZ-5 दबाओ। ब्रेक दबाया गया। लेकिन इस प्लांट में सोवियत सरकार ने एक भयानक डिफेक्ट छुपाया था। उन कंट्रोल रॉड्स के कोने में ग्रेफाइट लगा था। जैसे ही वो रॉड्स अंदर गईं, उन्होंने रिएक्टर को शांत करने के बजाय ब्लास्ट को 100 गुना तेज कर दिया। और फिर वही महाधमाका। दमकल कर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी सुरक्षा सूट के उस मलबे को छुआ और सिर्फ 30 मिनट में उनकी त्वचा काली पड़कर गलने लगी। सरकार ने पूरे शहर के 50,000 लोगों को हवा में फैले इस अदृश्य जहर के बीच मरने के लिए छोड़ दिया ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन तबाही अब भी रुकी नहीं थी। असली विनाश तो अब शुरू होने वाला था। रिएक्टर का पिघला हुआ कोर, यूरेनियम लावा धीरे धीरे नीचे बने पानी के विशाल टैंक की तरफ बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अगर वो उड़ता हुआ लावा उस पानी से छू गया तो एक ऐसा थर्मल धमाका होगा जो बचे हुए 3 रिएक्टर्स को भी उड़ा देगा और आधा यूरोप हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। उस पानी के वॉल्व को खोलने के लिए 3 जांबाज वॉलंटियर्स आगे आए, अलेक्सी अनानेंको, वलेरी बेस्पालोव और बोरिस बारानोव। ये तीनों जानते थे कि उस रेडियो एक्टिव पानी में उतरने का मतलब है अपनी मौत की स्क्रिप्ट पर खुद दस्तखत करना।
वो सिर्फ एक फ्लैशलाइट लेकर उस अंधेरे, उबलते और जानलेवा पानी के अंदर उतर गए। चारों तरफ मौत तैर रही थी, फ्लैशलाइट भी बंद हो चुकी थी, लेकिन अंधेरे में हाथ मारकर मौत से लड़ते हुए उन्होंने उस वॉल्व को ढूंढ निकाला और उसे घुमा दिया। पानी बाहर निकल गया। इन 3 हीरोज ने खुद को कुर्बान करके पूरी दुनिया को बचा लिया। इसके बाद सोवियत सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लाखों सैनिकों, माइनर्स, खदान खोदने वालों और लिक्विडेटर्स को बुलाया गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट का एक विशाल ताबूत बनाना शुरू किया, जिसे सार्कोफेगस कहा जाता है, ताकि उस अदृश्य शैतान को हमेशा के लिए अंदर कैद किया जा सके। हजारों लाशों और लाखों मासूमों की बलि लेने के बाद आखिरकार वो मौत का कुआं शांत हुआ। और इस तबाही के दशकों बाद आज मंजर क्या है? आज साल 2026 में अगर आप चेरनोबिल के इस प्रिपयात शहर में कदम रखेंगे तो यहां आपको अजीब सा सन्नाटा मिलेगा। एक ऐसा डरावना सन्नाटा जहां हवाएं भी चलने से डरती हैं। और उस रिएक्टर नंबर 4 का आज क्या हुआ? दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसके ऊपर 36,000 टन का एक विशाल स्टील का अभेद्य गुंबद बनाया है, जिसे न्यू सेफ कंटेनमेंट कहा जाता है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि उसके पेट में बंद वो अदृश्य शैतान दोबारा बाहर ना आ सके। वैज्ञानिकों का दावा है कि चेरनोबिल की इस मिट्टी और यहाँ की हवा को पूरी तरह साफ होने में अगले 20,000 साल लगेंगे। यानी इंसानों की एक जिद और एक घमंडी अफसर की भूल का ये खौफनाक जख्म ये धरती अगले 20,000 सालों तक भुगतेगी। चेरनोबिल चीख चीख कर कहता है कि जब इंसान प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करता है तो कालचक्र सब कुछ राख कर देता है। क्या आप इस महाविनाश का असली कसूरवार उस सिस्टम को मानते हैं जिसने सच छुपाया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इतिहास और समय के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए कालचक्र को अब भी सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।